राष्ट्रपति भवन में रूसी राष्ट्रपति पुतिन का स्टेट डिनर और विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे आउट। पुतिन की मेजबानी में देश का नेता प्रतिपक्ष गायब रहे खड़गे और राहुल गांधी। लेकिन डिनर टेबल पर कौन थे? शशि थरूर और गोदी मीडिया के एंकर्स भी। सवाल केवल परंपरा तोड़ने का नहीं है, सवाल अपमान का भी है। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को ना बुलाकर क्या मोदी सरकार ने सिर्फ परंपरा नहीं तोड़ी बल्कि देश के लोकतंत्र का अपमान किया? आखिर क्या सोचकर मोदी ने ऐसा किया? कांग्रेस इसे लोकतांत्रिक परंपरा का उल्लंघन बता रही है तो राहुल गांधी इसे मोदी सरकार की इनसिक्योरिटी यानी कि असुरक्षा कह रहे हैं। दरअसल मोदी सरकार से पहले अटल जी की सरकार हो या मनमोहन सिंह की, विदेशी राष्ट्राध्यक्षों की यात्रा पर विपक्ष के नेता बुलाए जाते थे और ये एक मजबूत लोकतांत्रिक छवि पेश करता था दुनिया के सामने। पर अब मोदी क्या कर रहे हैं? वो बुला रहे हैं उनको जो विपक्ष में होते हुए भी उनके हों, ना विरोध करते हों और ना सवाल उठाते हों। और ऐसे ही एंकर्स को भी बुला रहे हैं जो सत्ता से सवाल ना पूछते हों। क्या पुतिन के साथ डिनर में मोदी ने पुतिन बनने का सपना देखा? क्या वो विपक्ष को अब खत्म कर एक ऐसा मनमाना विपक्ष बनाना चाहते हैं जो उनकी बात माने, विरोध ना करे? क्या ये परंपरा शुरू हो रही है कि जो सवाल नहीं पूछेगा उसे बुलाया जाएगा? और अंत में सबसे बड़ा सवाल, क्या ये तानाशाही की ओर बढ़ता एक बड़ा और खतरनाक कदम है? इसी बात पर करते हैं चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सतंदी का धमाकेदार शो बेबाक मुकेश, जहां बेबाकी से सामने लाते हैं वो सच जिसे कोई छुपाना चाहता है। मुकेश सर, कौन कौन एंकर्स गए आपको मालूम होगा और शशि थरूर गए, नेता प्रतिपक्ष बाहर रखे गए, निमंत्रण भेजा ही नहीं गया। क्या कहेंगे सर आप? अंकुर जी, ये देखिए, मैं समझता हूं कि लोकतांत्रिक भारत के इतिहास का एक बहुत ही काला अध्याय है। जब एक सरकार इतने निचले स्तर पर गिर जाए कि वो अपोजिशन को रिकॉग्नाइज करने से या उसका वाजिब हक देने से भी साफ-साफ मुकर जाए। और ये केवल कांग्रेस को अपमानित करने की बात नहीं है, ये लोकतंत्र को कमजोर करने की बात है और विश्व में ये दिखाने की बात है कि भारत में जो सत्तारूढ़ दल है, जो प्रधानमंत्री है, वो किस तरह से एक पार्टीजन मैनर में काम कर रहा है। वो विपक्ष को कोई अहमियत नहीं देता है, उसको उसका सम्मान नहीं करता है, जो कि लोकतंत्र की बुनियादी शर्त होती है। इस पूरे प्रकरण के कई पहलू हैं। अभी तक तो सरकार के स्तर पर होता था, प्रधानमंत्री के स्तर पर होता था। पहले ही राहुल गांधी ने शिकायत की थी कि आमतौर पर जब फॉरेन डिग्निटरीज आते हैं तो वो अपोजिशन के लीडर से भी मिलते हैं। वो तो सरकार के स्तर पर नहीं हुआ, वो पहली गड़बड़ी थी। फिर हम देख रहे हैं कि इसमें राष्ट्रपति को भी घसीट लिया गया। अब राष्ट्रपति भवन में डिनर था, राष्ट्रपति भवन से ये लिस्ट बननी चाहिए थी कि किसको बुलाया जाए, किसको ना बुलाया जाए और उसकी जो परंपरा रही है, उसको निभाया जाता। लेकिन अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी एक कठपुतली राष्ट्रपति की तरह व्यवहार कर रही हैं। यानी सरकार ने तय किया कि कौन आएगा, कौन नहीं आएगा और उसके हिसाब से सूची बनी और लोग बुलाए गए। बहुत सारे एंकर्स ने अपने फोटो शेयर किए हैं कि वो उस अवसर पर बुलाए गए। मैं नाम लेना उचित नहीं ठीक बात। समझता हूँ। हाँ, ठीक। कुछ एक ने शेयर किए हैं, कुछ एक ने दबा गए होंगे या कुछ लोग को कहा गया होगा कि भाई इसको मत शेयर कीजिए आप। तो कुछ ने तो शेयर कर दिए हैं हड़बड़ी में, खुशी में, जिस भी वजह से। तो ये बता रहा है कि आप चुन्नू-मुन्नू एंकर्स को, पत्रकारों को उस विशिष्ट जमावड़े में बुला रहे हैं। लेकिन इस लोकतंत्र की एक प्रमुख स्तंभ नेता प्रतिपक्ष को आप दरकिनार कर रहे हैं, उन्हें नहीं बुला रहे हैं। तो पहले तो एक आपने उस समय कि पुतिन को मिलने नहीं दिया और दूसरे एक डिनर जो राष्ट्रपति भवन में हुआ, उसमें भी आपने आमंत्रित नहीं किया। अब इसके कई अर्थ निकाले जा सकते हैं। एक तो ये कि उनको तो अपमानित आपने बुलाया नहीं, लेकिन आपने शशि थरूर को बुला लिया। शशि थरूर को आमंत्रित करने का क्या मतलब था? शशि थरूर सफाई दे रहे हैं कि चूंकि वो
एक्सटर्नल अफेयर्स कमेटी होती है पार्लियामेंट की, उसके चेयरमैन हैं, इस हैसियत से उनको बुलाया गया। तो क्या उनकी हैसियत लीडर ऑफ अपोजिशन से ज्यादा हो गई है, इसलिए इसलिए उनको इग्नोर किया गया? तो ये साफ है कि सत्तारूढ़ दल अपोजिशन को न केवल दरकिनार कर रहा है बल्कि उसको अपमानित भी करना चाहता है। और हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को गांधी परिवार से कितनी खुन्नस है। वो पता नहीं कितनी गालियां तरह तरह की दे चुके हैं, दिन रात उठते बैठते कोसते रहते हैं, नेहरू से लेकर सोनिया गांधी तक और राहुल गांधी तक। तो ये उनकी अपनी जो हीन भावना है या इनसिक्योरिटी है, जो राहुल गांधी ने कहा, दोनों चीजें हैं। इनसिक्योरिटी भी है कि राहुल गांधी का कद लगातार बढ़ता जा रहा है, लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। ऐसे में अगर इन सब मौकों पर भी उनकी शिरकत होती है तो कहीं वो उनसे आगे ना निकल जाए। हीन भावना ये है कि राहुल गांधी अंग्रेजी अच्छी बोलते हैं, समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, तो ऐसे मौकों पर कहीं वो प्रधानमंत्री पर ही हावी न हो जाए। प्रधानमंत्री से बेहतर ढंग से वो विदेशी मेहमानों से डिस्कशन ना कर लें, कन्वर्सेशन उनका इस तरह का ना हो जाए जिसमें वो हल्के दिखें। तो कई स्तरों पर ये हो रहा है। शशि थरूर की जहां तक बात है, देखिए राजनीति में एक टर्म यूज होता है, डर्टी जॉब्स। कई नेताओं को डर्टी जॉब्स के लिए चुना जाता है। आमतौर पर अपनी ही पार्टी में कुछ लोग होते हैं जिनके जरिए डर्टी जॉब्स करवाए जाते हैं। शशि थरूर इस समय प्रधानमंत्री मोदी के डर्टी जॉब्स करने वाले व्यक्ति बन गए हैं। उनके जरिए वो कांग्रेस को और कांग्रेस लीडरशिप को बार बार अपमानित कर रहे हैं। तो ये खेल खेल रहे हैं और शशि थरूर उनकी कठपुतली की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं। उन्हें शर्म नहीं आ रही है कि उनके नेता को नहीं बुलाया जा रहा है, जैसे कांग्रेस पार्टी से उनका कोई लेना देना ही ना हो। मुझे तो आश्चर्य होता है कि कांग्रेस पार्टी क्यों ढो रही है उनको। उनको वो पूरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं। शशि थरूर जिस तरह के निजाम का समर्थन कर रहे हैं, जिस तरह के प्रधानमंत्री को सही ठहराते हैं बार बार, जिस तरह से अपनी ही पार्टी को अपमानित करते हैं, उसे धर्म संकट में डालते हैं, दुविधाओं में डालते हैं, वो सब बताता है कि शशि थरूर भी अपनी जो एक पहचान थी, एक हैसियत थी, उसको गवा चुके हैं, सिर्फ इसलिए कि उन्हें कुछ आश्वासन मिला होगा, उन्हें कुछ पुरस्कार मिलने की संभावना होगी और इस रास्ते पर चलते हुए वो अपनी छवि को पूरी तरह से बर्बाद कर चुके हैं, मलिन कर चुके हैं, क्योंकि लोग देख रहे हैं कि ये आदमी अच्छी अंग्रेजी तो बोल लेता है और बहुत बड़े-बड़े विचार भी उसके पास हैं, लेकिन व्यवहार में वो हद दर्जे का अपॉर्चुनिस्ट है और बल्कि एक तरह से कठपुतली बन गया है मोदी के हाथों की। मोदी सरकार के लिए खेल रहा है, अपनी ही पार्टी से विश्वासघात कर रहा है, अपनी भी पार्टी के नेतृत्व को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। तो ये 3 पहलू आपने देख लिए। प्रधानमंत्री मोदी का चरित्र इसमें उभर कर आ रहा है, जिन्हें लोकतांत्रिक परंपराओं का कोई सम्मान नहीं है, बल्कि उनको बार-बार अपमानित कर रहे हैं। राष्ट्रपति भवन को उन्होंने अपना एक टूल बना लिया है। शशि थरूर से डर्टी जॉब्स करा रहे हैं और ऐसे समारोहों में घटिया किस्म के एंकर, मैं कहूंगा दोयम दर्जे के एंकर, जो सिर्फ चाटुकारिता करते हैं, चापलूसी करते हैं, जवाब सवाल पूछने में घबराते हैं या नहीं पूछना चाहते हैं, वैसे लोगों को बुलाकर गौरवान्वित किया जा रहा है, महिमा मंडित किया जा रहा है। ये पूरा एक तंत्र जो मोदी के राज में डेवलप हुआ है, उसका एक बहुत ही घृणित प्रदर्शन है। इसमें आप अगर समझदार जनता है, समझदार लोग हैं, तो आसानी से समझ सकते हैं कि इन 11-12 सालों में प्रधानमंत्री मोदी ने हमारे लोकतंत्र को कहां से कहां ले जाकर पटक दिया है और ये बहुत बड़ा नुकसान है। लेकिन जी। मुकेश सर, वो सिंबॉलिक तौर पर तो लोकतंत्र की बहुत, ये सवाल मैंने आशुतोष जी से भी किया था, इससे पहले उनसे एक शो किया था, और ये सवाल आपसे कि वो सिंबॉलिक तो बहुत लोकतंत्र की बात करते हैं, अंबेडकर जी की बात करते हैं, बाबा साहेब अंबेडकर की बात करते हैं, और हर वर्ग की बात करते हैं, और लगता है कि हाँ, संविधान के सामने माथा
झुकाते हैं, संसद के सामने झुकाते हैं, तो लगता है कि लोकतांत्रिक आदमी है और लोकतांत्रिक दिखना तो चाहते हैं कम से कम। तो इस देखिए किस्से में अंकुर जी, लोकतांत्रिक दिखना क्यों नहीं चाहते अंकुर जी, वो? बुला लेते सिंबॉलिक अंकुर तौर पे, क्या बिगड़ जाता उनका? अंकुर जी, देखिए कथनी और करनी, ये दो कसौटियां होती हैं किसी व्यक्ति को पहचानने की। कथनी हम्म, में बड़ी-बड़ी बातें करना, लेकिन जब व्यवहार के स्तर पर वो आता है, तो वो क्या कर रहा है, उसकी पहचान वहाँ से होती है। हम्म, उसके हम्म, उसका आकलन उसके व्यक्तित्व का, चरित्र का वहाँ होता है। तो जहाँ व्यवहार की बात आती है, वहाँ प्रधानमंत्री आपको एक भी मौके पर ऐसा नहीं लगेगा कि विपक्ष को सम्मान देते हुए दिख रहे हैं। हम्म, विपक्ष को उसका ड्यू देते हुए देख रहे हैं, जो लोकतंत्र की बुनियादी शर्त है। लोकतंत्र में सत्तारूढ़ दल ही सर्वोपरि नहीं होता है। विपक्ष की भी अहमियत ही उतनी ही है, क्योंकि दोनों मिलकर ही पूरे लोकतंत्र की रचना करते हैं। तो बिल्कुल। अगर वो विपक्ष को इस तरह से दरकिनार कर रहे हैं, उसको अपमानित कर रहे हैं, तो वो लोकतंत्र को अपमानित कर रहे हैं। ये मामला राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का नहीं है, ये हम्म, एलओपी का है। आप देखिए कि जब तक कांग्रेस के पास इतने सांसद नहीं थे कि उनको लीडर ऑफ अपोजिशन का पद मिलता, तब तक उन्होंने ये बात कही भी नहीं कि हमें नहीं हम्म, मिलने दिया जा रहा है। आज उन्होंने उठाई ये बात, जब वो वैलिड, बाकायदा उतनी संख्या हासिल करके उन्होंने लीडर ऑफ अपोजिशन का पद हासिल किया है, और इसके इसके आधार पर वो अपेक्षा करते हैं कि लोकतांत्रिक मर्यादाओं, परंपराओं का ध्यान रखते हुए उन्हें इन मौकों पर शामिल किया जाएगा। कोई डिनर खाने के लिए कोई मरा नहीं जा रहा होगा कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व। लेकिन हम्म, ये कम से कम लोगों को मैसेज जाना चाहिए कि कम से कम राष्ट्रीय स्तर पर जब इस तरह की चीजें होती हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामले होते हैं, तो वहां पूरा देश एक दिखे। जब ऑपरेशन सिंदूर करती है सरकार और वहां गच्चा खाती है, तब उम्मीद करती है कि विपक्ष उसके साथ खड़ा हो, या हम्म। चीन के साथ कोई झगड़ा होता है तो वो चाहती है कि विपक्ष उसका साथ दे। विपक्ष होता भी विपक्ष साथ है। साथ देता रहा है, विपक्ष ने बिल्कुल। पूरा साथ भी दिया। लेकिन हम्म, जब सरकार को कोई खतरा नहीं दिखता है, तो वो तुरंत उनको दरकिनार कर देती है, अलग-थलग कर देती है, उनको जैसे वो उनका एग्जिस्टेंस ही ना हो। ये हम्म, आप सोचिए कि व्लादिमीर पुतिन भारत आए, उन्होंने ये हम्म, सब तो देखा होगा, इतने मूर्ख नहीं है वो। और हम्म, भी नेता आते रहे हैं रूस से, और यहाँ मिलते रहे हैं। पहले भी आए होंगे पुतिन, और उन्होंने मुलाकात भी की होगी। तो वो हम्म। क्या इंप्रेशन लेके गए होंगे इस सरकार के बारे में और हमारे पुतिन को लोकतंत्र के क्या बारे अब में। पुतिन को क्या कुछ फर्क पड़ेगा इस पे? पुतिन खुद इस प्रकार के नेता है। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो उन्हें तो खुशी हो रही होगी कि उन्हें भी अपने जैसा ही एक देश और मिल गया, हम्म, जो हम्म, उनके ही रास्ते पर चल रहा है, जिसे हम्म, लोकतंत्र की परवाह नहीं है। तो हम्म, हम अब रूस और चीन से तुलना हमारी होगी ना। अगर हम हम्म, भी वही कर रहे हैं जो रूस कर रहा है या चीन कर रहा है, तो फिर हमें भी उसी तरह से देखा जाएगा। फिर हम ये अपेक्षा न रखें अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, ये ना कहें कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं, हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। ये दावा फिर आपका कोई स्वीकार नहीं करेगा। दावा तो तब हम्म, स्वीकार किया जाएगा जब आप व्यवहार में पूरी तरह से लोकतांत्रिक हो, लोकतांत्रिक जो कसौटियां हैं उन पर खरे उतरे। अगर भारत के अंदर लोकतंत्र लगातार जो अंतर्राष्ट्रीय इंडेक्स वगैरह है उसमें गिरता जा रहा है, और ये सारे झलकियां हम हमारे प्रधानमंत्री मोदी दिखा रहे हैं दुनिया को, तो फिर आपके लोकतंत्र को कौन इज्जत देगा। आप पुतिन को छोड़ दीजिए, लेकिन जो लोकतांत्रिक देश हैं वो भी तो देख रहे होंगे, वो भी तो हम्म, सोच रहे होंगे कि ये देश किस राह पर जा रहा है, ये तानाशाही का रास्ता है या लोकतंत्र का रास्ता है। तो वो भी अपने इस हिसाब से सोचकर फिर भारत को आंकेंगे और उसके साथ व्यवहार करेंगे। तो जो आपका रुतबा होता था, जो आपका हम्म, सॉफ्ट पावर होता था लोकतांत्रिक देश होने की वजह से, वो सॉफ्ट पावर भी कमजोर हो रहा है। आप अंकुर जी इसको समझिए, हम्म, ये दोनों बिल्कुल। तरह के पावर आपके हाथ से छिन रहे हैं। आपकी कूटनीतिक जो बार-बार जिसका फलूदा बनता रहा, जिसके सारे पुर्जे-पुर्जे बिखर गए पिछले साल 2 साल में, उसका और कितना पतन
ये सरकार करेगी? अगर आपने लोकतंत्र होने का जो आपके सॉफ्ट पावर होता है, वो भी गँवा दिया, तो फिर बचा क्या आपके पास? ये ओके चिंता सर, की बात। आपको नहीं लगता या लगभग अभी दिमाग में आपने पतन की बात कही तो ये आया कि पिछले कुछ महीनों से खासकर बीजेपी आरएसएस बहुत ज्यादा एक्टिव है, वो जो करना चाहते हैं वो करने के लिए फिर विपक्ष कुछ भी कहता रहे ना, तो ज्ञानेश कुमार जी जवाब देते हैं, फिर कभी कोई ऐसी ऐप लेके आते हैं, बाद में पीछे हट जाते हैं, दूसरे तरीके ढूंढने लगते हैं, कभी सीजीआई बोलते हैं तो वो लगता है कि सरकार का आदेश है क्या ये, कि पोस्ट करने से पहले उसकी समीक्षा की जाएगी फिर पोस्ट होगा, वीडियो तब लगेगा, जिस और बाकी फिर राम मंदिर के वहां से बोलते भी हैं हिंदू राष्ट्र की बात सब। आपको नहीं लगता कि इस ये हड़बड़ी जल्दबाजी जो करना चाह रहे थे उसकी 2029 से पहले कुछ है, ये अगला इनका प्रोजेक्ट क्या है, ऐसा कुछ लगता है आपको भी संभावना या अंकुर, ये आशंका? 2024 के पहले सरकार के सामने कोई चुनौती नहीं थी विपक्ष की। हम्म। सब कुछ आसानी से हो रहा था। तो आपको कोई डेस्परेशन नहीं दिख रहा था, क्योंकि हम्म। सुप्रीम कोर्ट भी उनके हिसाब से चल रहा था और सारी संस्थाएं चल रही थी। अपोजिशन की कोई आवाज नहीं थी। लेकिन जब ये 240 पर उतर गए और अपोजिशन करीब-करीब उनके पास पहुंच गया, तब हम्म। ये फ्रस्ट्रेशन शुरू हुआ। तब ये हम्म। असर्शन शुरू हुआ कि कैसे हम्म। विपक्ष को रोका जाए, उनको मजबूर किया जाए, उसको परेशान किया जाए, उसको अपमानित किया जाए। हम्म। विपक्ष उनसे सहन नहीं हो रहा है। ये सबसे बड़ी बात। इस विपक्ष की आदत नहीं है मोदी जी को। न गुजरात में थी और ना ही राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ पर है। तो वो सहन नहीं हो रहा है, इसलिए बार-बार वो धक्का मार रहे हैं। बार-बार ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं पावरफुल हूँ। अपना पावर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और 2029 का एजेंडा तो है ही। वो तो हम्म। बिल्कुल डेफिनिटली उस दिशा में बढ़ रहे हैं वो, कि इस 2029 तक जितना कुछ हासिल करना हो कर लिया जाए। जितना भी सेटिंग करनी हो कर लिया जाए। जितनी भी फिक्सिंग करनी हो कर लिया जाए और अपने एजेंडे को देश पर थोप दिया जाए। तो वो तो पैरेलल चल ही रहा है। वो तो डे 1 से चल रहा है, 2014 से ही चल रहा है। इसमें अब गति आई है इसलिए कि ये डर भी पैदा हो गया है कि क्या पता 2029 में क्या होगा। बावजूद इसके कि एसआईआर और दूसरे चुनाव चोरी की तिकड़मों के से वो होने नहीं देंगे। हम्म। अपने को होने नहीं देंगे, नए कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम्म। होने देना तो वो 2024 में भी नहीं चाहते थे, वो तो 400 पार जा रहे थे। हम्म। उनका तो पूरा प्लान ही फेल हो गया ना। हम्म। जो उनको उम्मीद थी वो उलट गई। तो कहीं हम्म। 2029 आते-आते तक जनता का मूड ठनक गया। उसको लगा कि ये तो उल्टी दिशा में जा रहा है देश, तो क्या हम्म। पता वो एसआईआर भी फेल हो जाए। ऐसा भी होता हम्म। है इस देश में। और कहीं क्या पता जनता की अपराइजिंग हो जाए, खड़ी हो जाए वो साल 2 साल में, कि मोदी हटाओ की एक मुहिम चल पड़े। तो बहुत सारी राजनीति क्या है कि कब कि कौन सा टर्न लेगी नहीं पता है। और इसका 240 और राहुल गांधी ने हाइड्रोजन बम अभी फोड़ा नहीं है, पता नहीं है भी कि नहीं उनके पास। लेकिन अगर कुछ ऐसा कुछ और हुआ, तो क्राइसिस तो और डीपेन हो जाएगी, और गहरी हो जाएगी, उसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो बहुत सारी चुनौतियां हैं। हम्म। अलोकप्रियता बढ़ती जा रही प्रधानमंत्री की। आप जानते हैं कि 57-58% से कहा 50% के आसपास पहुंच गए हैं। राहुल गांधी 7-8% से खिसकते-खिसकते 36% तक पहुंच गए हैं। ये सब हो रहा है ना इस देश में। ऐसी सूरत में ये फ्रस्ट्रेशन स्वाभाविक है, लेकिन ये बहुत निचले दर्जे का व्यवहार है। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये हम्म। क्षुद्रता है। आप इतने बड़े पद पर बैठे हो और इतने सालों से बैठे हो। कम से कम इतने दिनों में तो सीख लेना चाहिए कि प्रधानमंत्री पद की गरिमा क्या है। आपको उतनी उदारता, उतनी सहृदयता दिखानी चाहिए, जो कि अपेक्षित है लोकतांत्रिक व्यवस्था में, जो अटल बिहारी वाजपेयी भी दिखाते थे, बीजेपी के ही नेता होने के बावजूद। ये चिंता की बात है। तो मैं समझता हूँ कि ये पूरा प्रकरण एक बार फिर से दिखा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार को न लोकतंत्र से मतलब है, न संविधान से। गाल चाहे जितने बजाएं, लेकिन ये काम कर रहे हैं उनके खिलाफ ही। बिल्कुल, तो जो पुतिन का डिनर था वो केवल डिनर नहीं, एक जो चर्चा से निकला है वो है कि गंदी राजनीति थी, वो बहुत गंदी सियासत थी। और जो शुरुआत में मैंने कहा कि जो सवाल नहीं पूछेगा, जो मन की बात कहेगा,
उसे बुलाया जाएगा और विपक्ष भी अपने हिसाब का बनाया जाएगा कि विपक्ष ऐसा नहीं जो सवाल उठाए, एंकर्स ऐसे नहीं जो सवाल उठाएं, जो उठाएंगे वो दूर किए जाएंगे। और कुल मिलाकर खतरनाक संकेत हैं। और बाकी चर्चा अगर आपने सुनी है तो ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.